करंट अफेयर्स में जैसे कल का रिवाइज जैसे दिया, क्या हुआ है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा रहा। ठीक, उद्देश्य क्या रहा कि 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। अभी इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, ठीक है ना। और ये इनका कैवी यात्रा है, 10वीं यात्रा है, ठीक है ना। जो इनको दिया गया वो असम की ब्लैक टी फाइन सजावटी सिल्वर सेट, ठीक, ये पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद का है, ठीक है ना, चांदी का था। फिर सिल्वर हॉर्स, ये महाराष्ट्र का प्रतीक है, हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा, ठीक। उसके बाद मार्बल शतरंज सेट आगरा उत्तर प्रदेश का, ये ओडीओपी से रिलेटेड है। और उसके बाद कश्मीरी केसर, कश्मीरी केसर में हमने आपको बताया था कि पीर पंजाल में होता है और केसर का कौन सा भाग खाया जाता है? स्टिग्मा, ठीक है ना, स्टिग्मा हो गया। श्रीमद् भगवद गीता रूसी अनुवाद किया गया था, वो उनको दिया गया। और किसने किया था? वो किया था शशि बाला ने और पोलगर, ठीक है ना। क्लियर, इतनी चीजें मैंने इनके बारे में बताई थी। फिर उसके बाद 20वां शिखर सम्मेलन हमने बताया G20 का, ये कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में, और पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर ये हुआ है, ठीक है ना। क्लियर, एजेंडा यही सब था कि 122 पैराग्राफ का घोषणा पत्र तैयार किया गया है, ठीक है ना। और इसमें 19 सदस्य हैं और 2 यूनियंस हैं, एक यूरोपियन यूनियन और एक हमारा कौन? अफ्रीकन यूनियन। फिर एक योजना है युवा AI फॉर ऑल पहल, ये क्या है? एक फ्री नेशनल कोर्स है रिलेटेड विद AI, ठीक है ना। और इसमें जो क्रियान्वयन कर रहा है वो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंडिया AI मिशन, ठीक है ना। क्लियर, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि भारत में 4 नई श्रम संहिताएं ले आई गई हैं। 29 पुरानी को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। 29 कन्वर्टेड इनटू 4, मतलब 4 नई की गई हैं इम्प्लीमेंट करके, लेकिन 29 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। एक हमारा किससे है? वेतन से है। एक हमारा किससे है? औद्योगिक से। एक हमारा सामाजिक और एक हमारा व्यावसायिक, ठीक है ना। क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या थी कि 29 पुराने क्या कर दिए गए हैं? हटा दिए गए हैं। इतना बस आपको याद रहना चाहिए। आगे है ये गोवा फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना, इंडियन ये IFFI, ये 56वां था, ये याद रखिएगा। पणजी में हुआ है। फोकस देश जापान, पार्टनरशिप देश आपका ऑस्ट्रेलिया, और भागीदार देश कौन था? स्पेन था, ठीक है ना। क्लियर, फिर उसके बाद यहाँ है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, ठीक है ना। महिलाओं ने जीता है ICC वर्ल्ड कप, किसको हरा करके? साउथ अफ्रीका को हरा करके। कहाँ हुआ था? भारत और श्रीलंका में हुआ था, ठीक है ना। क्लियर, कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर, और दीप्ति शर्मा इज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है ना। इतना आपको याद करना था, मैंने बताया था। फिर उसके बाद विश्व कप में 2 और भारत ने जीता है, कबड्डी विश्व कप महिला की, और एक ब्लाइंड 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है ना। क्लियर, फिर उसके बाद UNFCCC, ठीक है ना, ये क्लाइमेट चेंज पर जलवायु सम्मेलन है 2025 COP30, ठीक है ना। इससे पहले जो 29 वाला हुआ था अजरबैजान बाकू में हुआ था। और जो 33वां होगा, ये तो 30वां है, 33वां जो होगा COP33 वो भारत में होगा, नई दिल्ली में 2028 में, ठीक है ना। क्लियर, इसमें क्या था? आयोजन आपकी कहाँ था? बेलेम ब्राजील, अमेजोनिया में, ठीक है ना। क्लियर, और इनके अलावा इनमें जो चीजें जाननी थी आपको, वो ये जानना था कि अनुकूलन फंडिंग यानी एडेप्टेशन फाइनेंस जो हम लोग करेंगे वो कब तक करेंगे? 2035 तक करेंगे। और एक रिपोर्ट दी गई है जिसका नाम है माइंड द गैप। आने वाली परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है कि माइंड द गैप किस COP में दिया गया? COP29 में, COP30 में, COP31 में, ठीक है ना। तो वो आपको याद होना चाहिए। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। इतना मैंने आप लोगों को बताया था। फिर उसके बाद हमने बताया था 8वां वेतन आयोग। इसमें जो कमेटी बनी है वो रंजना देसाई कमेटी है, और उसमें 2 लोग और हैं, एक उदय घोष और एक पंकज जैन, ठीक है ना। इनमें मेनली देखा जाता है फिटमेंट फैक्टर देखा जाता है। अगर पूछा जाए फिटमेंट फैक्टर इज रिलेटेड विद, तो आप कहोगे वेतन से। किससे रिलेटेड है? वेतन से, ठीक है ना। फिटमेंट फैक्टर, पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और न्यूनतम मूल वेतन कितना रखा गया था? इतना। इस बार अनुमानित किया गया है कि 32,400 या से 44,280 तक ये मूल वेतन रखा जाएगा। और फिलहाल में फिटमेंट फैक्टर 1.82 से 2.57 तक रह सकता है, ठीक है ना। क्लियर, आगे आ जाइए।
कुल वेतन आयोग, पहला वेतन आयोग 1947 में बना था, ठीक है ना। दूसरा 57 में 10 वर्ष बाद, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही कई सारे वेतन आयोग बने, 7 वेतन आयोग बने, ये 8वां चल रहा है। कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को मैच करने को पूछा जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं लखनऊ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। लखनऊ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को में अवधारणा ये है कि क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स के मद्देनजर वो क्या करता है कि सिटी घोषित करता है कई मुद्दों पर। कौन कौन? क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में कौन कौन आते हैं? जैसे हस्तकला और लोक कला आ जाता है, संगीत आधारित हो जाता है, फिल्म आधारित हो जाता है, गैस्ट्रोनॉमी आधारित और संगीत आधारित, ठीक है ना। कई आधार होते हैं, ठीक है ना। और भारत में इतने जो हैं वर्तमान में क्या हैं, सिटीज हैं जो दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल में लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी सिटी किया गया है पाक कला के लिए, और ये दूसरा शहर है। इससे पहले हैदराबाद को दिया गया है, और हैदराबाद को कब दिया गया था? 2019 में। ये भी आप याद रखिएगा कि जयपुर हस्तकला में है, ठीक है ना। जयपुर और श्रीनगर ये हस्तकला में माने जाते हैं। और संगीत में आपके 3 हैं, ठीक है ना। वाराणसी है, चेन्नई है और ग्वालियर है, ठीक है ना। क्लियर। और कोझिकोड आपका साहित्य के लिए जाना जाता है, और फिल्म के लिए मुंबई, ठीक है ना। इसके अलावा ये 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। यहाँ क्या है, आपको याद ये रखना है कि वहाँ की अध्यक्षता दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने किया था, वहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि विषय वहाँ का क्या था? समावेशित और स्थिरता, यानी इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। और यहाँ सबसे बड़ी चीज है, एक कम्युनिटी विजन दिया गया है, आसियान कम्युनिटी विजन, उसका लक्ष्य 2045 तक है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि आसियान कम्युनिटी विजन कब तक का है? 2045 तक का है। इसमें कुछ मुद्दे पे चर्चा हुई है, जैसे म्यांमार संकट हो गया, दक्षिण चीन सागर विवाद हो गया, ठीक है ना। इन चीजों पर क्या रहा है? चर्चा रहा है। जलवायु ऊर्जा पे भी चर्चा रहा है। नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा है इन चीजों में, और काहे संबोधन रहा है, कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इन्होंने समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी पर क्या दिया? बल दिया, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है ना, उस पर थोड़ा सा सार्थक भूमिका निभाई है। आगे आइए, नेक्स्ट है हमारा नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1900 से ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 5 फील्ड्स में दिया जाता था, अब कितने फील्ड्स में दिया जा रहा है? 6। कब से? 1968 से। अर्थशास्त्र जोड़ दिया गया। आप ये जान लीजिए कि स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड में 5, ठीक है ना, अवार्ड आपके दिए जाते हैं, और नॉर्वे ओस्लो से 1 यानी शांति का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी चीज है कि 6 लोगों, ये 6 फील्ड्स हैं जिनमें दी जाती है। एक अर्थशास्त्र विषय याद रखिए कि नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की गई है, ठीक है ना। ये है, और ये लोगों को दिया गया है, कुल 3 लोग को दिया गया है। एक है नीदरलैंड से, एक फ्रांस और एक कनाडा से। आपका भौतिक पे आ जाओ तो भौतिक में हमारा क्या है? आपको विद्युत परिपथों में किसके लिए? क्वांटम फिजिक्स कह लीजिए, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल क्या कि विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम, मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन, इन चीजों को दिया गया है, ठीक है ना। क्लियर। रसायन में आ जाइए। रसायन में क्या है कि रसायन में इन लोगों को दिया गया है, इनमें भी 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। और किसके लिए दिया गया है? MOF के लिए। MOF बड़ा इंपॉर्टेंट है। MOF यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्लेवर, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो MOF बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में, ठीक। आगे आ जाइए, साहित्य पे आ जाइए। तो साहित्य में कौन? काली साहब को मिला है। मैंने आपको बताया था, इतना लंबा नाम याद नहीं हो पाएगा, क्राकाई याद रख लीजिए, याद हो जाएगा। हंगरी के हैं। हंगरी की राजधानी कौन? बुडापेस्ट, ठीक है ना। कौन सी नदी गुजरती है सामने से? डेन्यूब, ठीक। ये पता होना चाहिए। ये किताबें हैं वॉर एंड वॉर, ठीक है ना। ये ठीक है ना। ये किताब याद रख लीजिएगा, द मेलकनकाली ऑफ रेजिस्टेंस, सेगो देयर बिलो, और वॉर एंड वॉर सेंटेंटेगो, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, किताबों के नाम है। शांति पे आ जाइए। शांति पे मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला, ठीक है ना। जाहिर सी बात है ट्रम्प साहब काफी तत्पर थे पाने के लिए,
और नहीं मिला तो फिर वेनेजुएला के ही राष्ट्रपति को क्या कर लिए, कैद कर लिए। ठीक है ना, क्लियर। तो आप देख रहे हैं शांति का कहाँ किसको मिला है, मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक है ना, क्लियर। अब ट्रम्प साहब किसको जीतना चाह रहे हैं, ग्रीनलैंड को जीतना चाह रहे हैं। न्यूज सुन रहे होंगे। ठीक, चिकित्सा का किसको मिला है, हमने बताया था टी सेल्स रेगुलेशन से रिलेटेड जो जीन्स होते हैं, इसीलिए नाम है टी रेग का मतलब क्या, रेगुलेशन। ठीक है ना, और यहाँ क्या है, यहाँ है फॉर्क हेड बॉक्स। फॉर्क का मतलब एफ और बॉक्स से ऑक्स लिख लिया गया है, तो फॉक्स। ठीक है ना, फॉक्स और P3 प्रोटीन होता है। फॉक्स P3 प्रोटीन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं उन्हीं के लिए मिला है। तो फॉक्स P3 जीन और टी रेक्स यानी रेगुलेशन, टी सेल रेगुलेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके लिए दिया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कौन कौन से जीन्स, एक फॉक्स P3 जीन और एक टी रेक्स जीन यानी टी सेल्स रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है ना, इनके लिए दिया गया है। और किसको दिया गया है, इनको। ठीक है ना, ओवरऑल अगर देख लिया जाए तो ये आप जानिएगा कि कितने लोगों को टोटल पुरस्कार दिया गया है, कभी कभी ये पूछ देता है। ठीक है ना, यहां जानिए टोटल, यहां 3, ठीक, एक यहां 4, एक यहां 5। ठीक, 5 3 8 3 11, 3 है ना, ठीक, 3 11, ठीक, और 3 14। ठीक है ना, कुल 14 लोगों को दिया गया है इस बार नोबेल पुरस्कार। संख्या पूछी जाती है, कुल कितने लोगों को दिया गया इस बार नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना, सबके देश याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए, किस फील्ड में दिया गया है वो याद होना चाहिए। ठीक है ना, इसे याद कीजिएगा। एक समय लगता है लेकिन याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, साल भर चलने वाली ये न्यूज है। ठीक है ना, इसके अलावा ये एक युद्ध अभ्यास हुआ था त्रिशूल, ये त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल है। ठीक है ना, ये गुजरात सरक्रीक पे हुआ था। ठीक है ना, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हुआ था और उत्तर अरब सागर में हुआ था। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ तीनों सेनाएं मिल करके काम की है, यानी यहाँ थल सेना भी रही है, नौसेना भी रही है और वायु सेना भी रही है। ठीक, अच्छा, इसके उप अभ्यास हैं, एक है हमारा कौन, महागुजरात, और एक है त्रिनेत्र। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक, क्लियर। और संयुक्त अभियान था, ये जान ही रहे हैं। सरक्रीक के बारे में भी जान लीजिए कि दलदली क्षेत्र है और गुजरात और सिंध पाकिस्तान क्षेत्र मतलब बॉर्डर है। ठीक है ना, 24 डिग्री अक्षांश पे है, 96 किलोमीटर की ये रेखा है। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। आगे आइए, और भारत पाकिस्तान में इस पे विवाद है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। आगे दिया है, अब नई चीज दिया है, क्या, नेक्स्ट जेन जीएसटी। ठीक है ना, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी यानी जीएसटी 2.0। ठीक है ना, क्लियर, 2.0। अब यहाँ दूसरे की बात कही है, क्या, यहाँ जीएसटी को सरलीकृत किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है ना, क्लियर। और उसकी संरचना को क्या किया गया है, यहाँ 4 जीएसटी स्लैब्स बनाए गए हैं। कितने, पूर्ववर्ती 4 जीएसटी स्लैब्स से 2 स्लैब प्रणाली पर आ गया है। ठीक, जो पुराने में कितने बनाए गए थे, 4, अब कितने पे आ गया है, 2 पे आ गया है। ठीक, क्लियर। जानिए दिया क्या है, पहले कौन कौन से स्लैब्स थे, 5%, आपके 12%, 18% और 28%, ये पूर्व में थे। ठीक है ना, क्लियर। पूर्व में कितने स्लैब थे, 4, एक 5%, एक हमारा 12%, एक हमारा 18% और एक हमारा 28%। ठीक, अब जो है, अब हमारे 2 हैं। ठीक है ना, 2 स्लैब्स हैं। एक है हमारा कौन, आवश्यक वस्तुओं पर 5% जीएसटी मेरिट दर। ठीक है ना, क्लियर। और एक है अन्य वस्तुओं पर 18% जीएसटी, ये मानक दर। ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ क्या है, विलासिता। ठीक है ना, हानिकारक और अवगुण वस्तुओं जैसे तंबाकू और पान मसाला पर 40% डीमेरिट दर है। घटाया नहीं गया, बढ़ाया गया है, 40% इन पे कर दिया गया है। जैसे क्या है,
आवश्यक वस्तुएं हमेशा मेरिट के श्रेणी में आती हैं। मतलब मेरिट का मतलब क्या, उनसे लाभ है, जिनसे लाभ हो, ठीक है ना, जिनसे लाभ हो। ठीक भाई, हमें मतलब आवश्यक वस्तुएं जिनके बगैर हमारा काम न चल सके, उसे काम न चल सके मतलब लाभ ही तो है। और डीमेरिट हम किसको कह रहे हैं, डीमेरिट वो कह रहे हैं जो विलासिता, मतलब विलासिता हमेशा कैसे रहती है, भोग विलास वाली चीजें, ठीक, वो क्या रहेंगी, हमेशा उसके डीमेरिट्स होते हैं। पान मसाला खाइए, गुटखा खाइए, तंबाकू खाइए, ये सब क्या है, ये सब भोग विलास वाले सामान, ठीक है ना। तो वही कहा है विलासिता हानिकारक और अवगुण वस्तुओं में, ठीक, जैसे तंबाकू, पान मसाला पर डीमेरिट दर है 40%। ये 40% लगाया गया है, लेकिन ये डीमेरिट है, मेरिट दर है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ वस्तुएं होती हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं, ठीक है ना, महंगी होती है, स्टैंडर्ड उनका होता है, उन पर 18% जीएसटी, ठीक है ना। उन पर क्या होगा, 18% जीएसटी, मतलब वो आवश्यक नहीं है लेकिन वो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, क्लियर। तो वो क्या हो गई, उनको 18% जीएसटी लगा दिया गया। आइए आगे देखिए, आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत, जैसे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी क्या कर दिया गया है, 0% कर दिया गया है, ठीक है ना। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी यूएचटी दूध, ठीक, पनीर, भारतीय ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तु पे 0% क्या हो गया, जीएसटी हो गया। उपभोक्ता वस्तुओं पे, जैसे भाई हम लोग जो कंज्यूमर वो कंज्यूम करने वाली है वस्तुएं, जैसे छोटी कारें, टीवी, उसके बाद एयर कंडीशन, सीमेंट, ऑटो पार्ट्स पर 28% जीएसटी घटा करके कितना, 18%। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों, जैसे हमारे सोलर पैनल्स हो गए, ठीक है ना, तो उसमें कितने, 12% से 5%, ठीक है ना, उतना कर दिया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरण, ठीक, इसमें 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं, ठीक है ना, 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं, ठीक है ना, क्लियर। वो उससे घटा करके कितना कर दिया गया है आपका, 12% से घटा करके 0%, मतलब जीवन रक्षक कितनी, 33, मतलब मेडिकल फील्ड में एकदम 0% कर दिया है। पॉलिसी, आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, 0%, ठीक है ना, क्लियर। आपका जीवन रक्षक दवाएं हैं 12% से 0%। कैंसर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपयोग में की जाने वाली दवाओं पर भी कितना परसेंट, 0%, ठीक है ना, क्लियर। व्यापार सुविधा और विवाद समाधान यानी जीएस कैट की स्थापना का प्रावधान जो है, इसमें वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है ना, की स्थापना का प्रावधान है। मतलब आप समझ गए, इस कर में एक हम लोग क्या बनाएंगे, एपलेट ट्रिब्यूनल बनाएंगे। एपलेट ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है ना, क्लियर। जैसे होता क्या है, सब चीजों के लिए न्यायाधिकरण बना हुआ है, न्यायालय बना हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल, किस आर्टिकल में आता है ट्रिब्यूनल्स, पढ़ा होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल छोड़ दीजिए, आर्टिकल ना आप भाग ही बता दो, किस भाग में आता है, किस भाग में आता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल अधिकरण जिसको कहा जाता है, अधिकरण। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुना है, जो भी नेशनल ग्रीन, एनजीटी जिसको कहा जाता है, हरित न्यायाधिकरण, मतलब पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं किस न्यायालय में जाते हैं, हरित न्यायाधिकरण में जाते हैं। उसी तरह अगर जीएसटी के मामले कोई भी होंगे तो किस में, इस जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, ठीक है ना। जो अपील करेगा उसमें सुनवाई होगी, कोर्ट में नहीं जाना रहेगा, ठीक है ना। उसका अपना एक ट्रिब्यूनल होगा वहाँ, जैसे बैंकिंग ट्रिब्यूनल होता है, बैंक से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उस ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कोर्ट में नहीं जाते हैं, ठीक, विवाद होने पे। या रेलवे का अपना एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना, क्लियर। तो सबका अपना अलग है। इससे क्या होती है कि भाई आजकल क्या चल रहा है
कि मुद्दे इतने हो गए हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रहा है। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए सरकार ने क्या किया, सब विभागों के अलग अलग जो भी आवश्यक वो हैं, ठीक है ना, उनमें ट्रिब्यूनल्स बना दिए कि भाई इसमें क्या होगा कि हम एक ट्रिब्यूनल बना देंगे, इस संबंधी जो भी विवाद या मुद्दे होंगे कहाँ सॉर्ट आउट होंगे, उसी ट्रिब्यूनल्स में, अपने ट्रिब्यूनल में हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ट्रिब्यूनल्स आते किस में हैं, किस भाग में आते हैं, हैं? नहीं, 14A सुने हैं, 14A भाग क्या है, नहीं मालूम, ट्रिब्यूनल्स है, पढ़िएगा, ठीक है ना भाई। 22 भाग हैं, आप लोग को पता है कि नहीं, और कुल 25 हैं, गणना में काउंट किए तो कितने हैं, 25 हैं, पता ही है आप लोगों को। तो सब याद होना चाहिए ना कुछ चीज़ों कि कौन क्या। तो 14A जो है, 14A क्या है, ट्रिब्यूनल है, उसके बारे में जानिए, ठीक है ना। हाँ भाई, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, आप लोग ये तो एसएससी वाले बच्चे बताएंगे, आप सिविल के हो गए, अब धीरे धीरे तैयारी कीजिए, समझिए, पढ़िए इन चीज़ों को, ये सब याद होनी चाहिए, ठीक। चलिए खैर, तो वही हमारा क्या है, देखिए जीएसटी, ए फॉर एपलेट एंड टी फॉर ट्रिब्यूनल, तो जीएसटी 80, ठीक है ना। एपलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आगे आइए, वस्तु एवं सेवा कर क्या है, ये आप जान ही रहे हैं कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना, क्लियर, 2017 द्वारा क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। पूछा जाए जीएसटी कब से लागू, 2017 से, कब से, 1 जुलाई से, ठीक है ना, ये याद होनी चाहिए चीजें। फिर वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर, ठीक, वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर, ठीक है ना। जैसे पहले चल रहा था क्या भाई, ये किस तर्ज पर, इसके पीछे बेसिस क्या है कि एक नेशन हो, एक राष्ट्र हो और एक ही टैक्स हो, ठीक है ना, ये नहीं कि अलग अलग टैक्स हो। बस हमने अब की जो सेपरेशन किया है, जैसे पहले अलग अलग टैक्स थे, ये टैक्स तो ये टैक्स तो वो टैक्स, दुनिया भर के टैक्स है। अब की क्या कर दिया, वन नेशन वन टैक्स कर दिया, लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया किसमें, स्लैब्स वाइज, किसमें, स्लैब वाइज। पहले बांटा 4 स्लैब में, 5 बांटा, 12 बांटा, 18 बांटा, फिर 28, लेकिन अब की कितने हैं, 2, एक हमारा 5 और एक हमारा 18, यही तो है, ठीक। तो ओवरऑल इन चीजों के आधार पर चीजें हो गई। तो वही ये याद रखना है कि 101वां संविधान संशोधन है, 2017 में लागू हुआ, वन नेशन वन टैक्स के तर्ज पर कम लॉजिस्टिक्स लागत, स्वचालित इनपुट टैक्स क्रेडिट, 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायों को वार्षिक टर्न दाखिल करने से छूट दी गई, ठीक है ना, क्लियर। और भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना, कौन, जीएसटी, ठीक है ना, क्लियर, ये याद रखिएगा। उसके बाद अन्य विशेषताएं क्या है, फर्जी बिलिंग, गलत आईटीसी, ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके उसका मुद्दा है, करंट नहीं है, ठीक है ना, इसे आप पढ़िएगा। फिर आगे आइए, अगला हमारा है नेपाल में जेनजी आंदोलन, ठीक है ना, जेनजी आप जान रहे हैं कि ऐसे वर्ग समूह के लोग आ जाते हैं जो आपसे रिलेट करते हैं, ठीक है ना, क्या कि जिनका जन्म जो हुआ है लगभग 1997 से लेकर के कब तक, 2012 तक। आई थिंक आप लोग इसी समूह में आते होंगे, ठीक है ना, क्लियर, कि 97 से लेकर के आप लोग किस तक, 2012 तक के बीच में ही आते होंगे, ठीक है ना। तो आप भी क्या हुए, जेनजी हुए, मतलब ऐसे बच्चे जो 97 से लेकर के 2012 तक के बीच में पैदा हुए हो, वो जेनजी समूहों में आएंगे, ठीक, उन्हीं को जेनजी हम लोग कह रहे हैं। यहाँ एक्चुअल में क्या है भाई, पूछा जा सकता है, व्हाट इज जेनजी, हु इज जेनजी, ठीक, तो आपको बताना पड़ेगा। वर्ष 2025 में युवाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक परिवर्तन, ये नेपाल में देखा गया। कहाँ देखा गया, नेपाल में, और एक नहीं कई बार देखा गया, ठीक है ना, क्लियर। और इसको देख करके कई देशों में और हिंसा भड़की, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, नेपाल में सितंबर में जेनजी आंदोलन में व्यापक हिंसा के साथ सत्ता व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाए। ये पिछले साल की बड़ी
अच्छी न्यूज, अच्छी क्या, अच्छी बुरी सब कह सकते हैं, ठीक है ना, न्यूज रही। ठीक, जेन विरोध प्रदर्शन का कारण क्या था? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले प्रतिबंध लगाया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक, नेपाल सरकार द्वारा 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध। आज व्हाट्सएप आपकी जरूरत बन गई है, ठीक है ना, क्लियर। इंस्टा भी आपकी जरूरत बन रही है, अभी बनी नहीं है उतना, लेकिन कई लोगों के लिए बन गई हो, ठीक। लेकिन व्हाट्सएप तो बन ही गई है, ठीक है ना, क्लियर। पहले क्या करते थे, लोगों का हाल चाल लोग पूछते थे तो कहते थे व्हाट्सएप, हाय हेलो व्हाट्सएप, ठीक, ये कहते थे। लेकिन आज क्या है, व्हाट्सएप आपके चलन में ही आ गया है, आ गया है। तो ओवरऑल क्या कि यहाँ आपको कोई भी चीज, संदेश भेजना है, कॉपी भेजना है, कुछ भी भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, सारी चीजें व्हाट्सएप के जरिए क्या कर रहे हैं, शेयर। जीवन का एक भाग हो गया। राष्ट्र ने क्या किया, उसी पर प्रतिबंध लगा दिया। जाहिर सी बात है जेनजी श्रेणी को बुरा लगा और फाइनली क्या, ठीक, विद्रोह हो गया। भ्रष्टाचार की संपत्ति और बेहतर गवर्नेंस की मांग के साथ लोकतंत्र को मजबूत करना, भाई भतीजावाद और नेपो बेबीज का मुद्दा प्रमुख रहा है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। नेपोटिज्म आप लोग जान रहे हैं, भाई भतीजावाद या परिवारवाद, ठीक है ना, इसको नेपोटिज्म कहा जाता है। तो नेपोटिज्म भी देखा गया। सत्ता पे जो लोग हैं बैठे हुए, आसीन थे, सत्तासीन थे, वो लोग नेपोटिज्म से प्रेरित थे, ठीक है ना। कहीं वो अपने परिवार हित और भाई भतीजावाद को क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है ना, क्लियर। लोगों को रास नहीं आई, खासकर जैनियों को रास नहीं आई और उन्होंने क्या कर दिया, विरोध प्रदर्शन कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या, युवा नेतृत्व, मतलब युवा 28 वर्ष से कम आयु राजनीतिक दलों से अलग होकर बड़े पैमाने पर क्या किए, सड़क प्रदर्शन किए, ठीक। और वहां क्या हुआ, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने क्या किया, इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध क्या किया गया, वापस किया गया। सुशीला कार्की के नेतृत्व में अगले चुनाव तक अंतरिम सरकार की गठन कर दिया गया, ठीक है ना। आपने अभी पढ़ा होगा सुशीला कार्की क्या बनी थी, महिला न्यायाधीश बनी, ठीक है ना। उन्हीं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया, इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है ना, क्लियर। तो ये 3 मुद्दे हैं, इन्हें आपको याद रखना है। जेनजी के बारे में जान लीजिए। जेनजी कौन, जेनजी जो है लगभग 97 से लेकर के 2012 तक में जन्मे। इस पीढ़ी को जनरेशन ज़ूमर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, जो डिजिटल युग में बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, डिजिटल युग में विशेषता स्मार्टफोन, इंटरनेट की सर्वव्यापी उपस्थिति, ठीक है ना। सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर सक्रियता, ठीक है ना। मतलब 2000 अभी होने ही वाला था, उसी के पहले ही मोबाइल का चलन शुरू, एक हिसाब से लोगों के हाथ में मोबाइल आया। अन्य भी चीज धीरे धीरे ये चीज प्रक्रिया में होने लगा और धीरे धीरे गतिशीलता आई और डिजिटल युग कन्वर्जन होने लगा। सारा कब हुआ, जो जेनजी के जन्म से लेकर के उनके वयस्क अवस्था तक, ठीक है ना, मतलब टिल 25 ईयर्स कह सकते हैं या बिलो 28 ईयर्स कह सकते हैं, उनके में क्या यही युग रहा, ठीक। इसी वजह से यहाँ क्या है, ये जनरेशन ज़ूमर्स है, ठीक है ना। तो ये सब नाम याद रखिएगा, बड़ी चीजें हैं। मेन आपको क्या याद रखना है, जेनजी किसे कहते हैं और क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुए। बदलाव केपी ओली ने क्या किया, शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, सोशल मीडिया से प्रतिबंध हट गया और एंट्रीम सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई, सुशीला कार्की, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आइए, भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव, ये भी बड़ा इस बार का हॉट मुद्दा रहा है, ठीक है ना, और आने वाले उसमें काफी कुछ होगा, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव सीपी राधाकृष्णन, ठीक है ना, सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए। ये याद आपको रखना है, 15वां, इम्तिहान में पूछ देता है, कैमरा उपराष्ट्रपति 15वें वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, क्लियर, ये हुए। अब यहाँ दिया प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य ये दिया है कि 2025 में
आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का क्या हुआ, त्याग पत्र दिया गया, ये अगस्त में, ठीक है ना, क्लियर। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हराकर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। पहला क्या, इनसे पहले वाले कौन थे, जगदीप धनखड़, ठीक, क्लियर। उन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दिया, अभी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उन्होंने क्या दिया था, इस्तीफा दिया था, ठीक है ना, त्याग पत्र दिया था। कभी कभी स्टेटमेंट में, मान लीजिए आने वाले स्टेटमेंट में आपको बताइए ऐसे रहेगा कि उपराष्ट्रपति हमारे 15वें कौन है, ये हैं, दूसरी लाइन में दे दिया इससे पूर्व जगदीप धनखड़ का कार्यकाल पूर्ण हुआ, ये भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो आपको उस पर ध्यान देना है कि वो न हो, क्या हो, कि उन्होंने त्याग पत्र दिया, इस्तीफा दिया, कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ था, ठीक है ना, क्लियर, ये जानना है। अच्छा, इन्होंने किसको हरा करके, यानी इनके विरोधी उम्मीदवार कौन थे, वो थे सुदर्शन रेड्डी, ठीक है ना, सुदर्शन रेड्डी, ठीक। और 15वें उपराष्ट्रपति की शपथ इन्होंने ली 12 सितंबर 2025 को, मतलब हिंदी दिवस के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ना, हाँ 1 दिन पहले, ठीक, क्लियर। हिंदी दिवस कब होता है, 14 सितंबर, याद है ना आप लोगों को, हाँ। चलिए आगे आइए, सी यही है, पहचान लीजिए अपने उपराष्ट्रपति को, ठीक। 15वें, इनका जन्म बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तिरुपुर, तमिलनाडु से रिलेटेड है, तिरुपुर तमिलनाडु से रिलेटेड है। झारखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रहना पड़ता है, ये सब याद रखना पड़ता है, कभी कभी दे देता है उनके बारे में, ठीक है ना। कहाँ कहाँ, झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं, ठीक। और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। आगे पेशा क्या रहा है, कृषि विशेषज्ञ और उद्योगपति रहे हैं। कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं, एक बार एक नजर देख लीजिएगा, ठीक है ना। मुख्य तथ्य भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आइए, भारत में दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी होते हैं ये, ठीक है ना, क्लियर। पहले पे कौन होता है, राष्ट्रपति, तो दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है ना, जिनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है। अब आइए प्रश्न आता है, आप ये बताइए कि जगदीप धनखड़ जी ने क्या दिया, इस्तीफा दिया, उनका कार्यकाल अभी शेष था, तो 5 साल उनका था, ठीक। तो ये बताइए कि अगर ये हो गए, अगर ये हो गए, तो ये फिर से 5 साल के लिए होंगे कि जो समय जगदीप धनखड़ का बचा है उतने के लिए होंगे। कितने लोग जो बचा है उनमें आते हैं, हाथ उठाइए, रेज द हैंड्स। अच्छा, उतने में, ठीक, उतने में ना, अच्छा, तो अलग है, कितने के लिए, 5 साल, 5 साल के लिए। कितने लोग 5 साल वाले हैं, आप दोनों में हाथ उठा रही हैं, अच्छा, नहीं, अच्छा, आप भी उठाई थी, हाँ, क्या सही है, 5 साल जगदीप धनखड़ का मिला के, कि जगदीप धनखड़ का छोड़ के, ये ध्यान में रखिएगा कि जगदीप धनखड़ का कार्यकाल छोड़कर, ठीक है ना, कोई भी उपराष्ट्रपति चुना जाएगा जिस दिन, ठीक है ना, हाँ, उस दिन से फिर 5 साल तक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार इन्होंने तो इस्तीफा दिया था, तो 5 साल तो पूरा हुआ नहीं, तो बाकी का कार्यकाल ये रहेंगे, तो बाकी का कार्यकाल नहीं है, ठीक है ना, जिस दिन से उस दिन से, ठीक है ना, ये मान लीजिए। आगे आइए, फिर निर्वाचन मंडल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य रहते हैं निर्वाचन मंडल में, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, और योग्यता क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और किस आर्टिकल के तहत आते हैं, 157,
ठीक है ना, 157, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, एससीओ शिखर सम्मेलन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, संघाई सहयोग सम्मेलन, ठीक है ना, शिखर सम्मेलन है, ठीक, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, ठीक है ना। ये कहना था 25वां था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 25वां, ठीक है ना। आजकल फंसाते इसी में है, 25वां 15वां, ठीक है ना, क्लियर। एक जगह लिख डालिए सबको, जो कहवा है, जैसे कॉप 30 चल रहा है ना, तो ये सब याद रखना होता है। आगे आइए, मुख्य बिंदु क्या है, तियानजिन चाइना में ये आयोजित हुआ था। चाइना में एक जगह है कौन, तियानजिन, तियानजिन, ठीक है ना, क्लियर। डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है 25 का, ठीक है ना। और 25 में कहवा था, 25वां था, 25 में कहवा था, 25वां था, ठीक है ना। और कहाँ हुआ, तियानजिन चाइना में, ठीक है ना, क्लियर। थीम क्या थी, संघाई भावना को आगे बढ़ाना, एससीओ की कार्यवाही। घोषणा पत्र, यहाँ के घोषणा पत्र को क्या कह रहे हैं, तियानजिन डिक्लेरेशन, ठीक है ना, क्लियर। इस पर हस्ताक्षर हुआ। लाओस को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया गया, ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। साझेदार, ठीक है ना, यानी पार्टनरशिप कंट्री, ठीक है ना। कौन बना, हमारा लाओस बना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 2026 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, किर्गिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान करेगा। किर्गिस्तान मध्य एशिया का पार्ट है, ठीक है ना, मध्य एशिया में आपका किर्गिस्तान आता है। मध्य एशिया में कितने देश, 5 देश, कौन कौन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और एक और है सर, 2 और है, 5 है। मध्य एशिया में कितने, 5। डबल टी तक याद रखो, TUK, TUK, डबल टी यू डबल के, डबल टी यू डबल के, ठीक है ना। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, T फॉर तजाकिस्तान, तुर्क और तजाक हो गया। U फॉर उज्बेकिस्तान, ठीक। डबल के फॉर किर्गिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान, ठीक है ना। ये हैं, कभी कभी फंसा के दे देता है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान नहीं है, ये सब ध्यान में रखना है। तो डबल TU डबल के, ठीक है ना, क्लियर। इसको याद रखिएगा, ये मध्य एशिया है, ठीक है ना। मध्य एशिया में यही आएंगे, तो मध्य एशिया में कौन सा देश, किर्गिस्तान, ठीक है ना। किर्गिस्तान क्या कर रहा है, अगली बार मेजबानी करेगा 2026 शिखर सम्मेलन का, ठीक है ना। और 2026 में कैवा होगा, 26वां होगा, ठीक है ना। 2025 में कैवा रहा, 25वां रहा, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक। चलिए, तो इस बार तियानजिन, अगली बार किर्गिस्तान, ठीक, क्लियर। आगे आइए, अब एससीओ कब हुआ था गठित, जानिए। जैसे पहले आए थे संघाई 5 के नाम से, कब, 1996 में, ठीक है ना। इस संघाई 5 में कौन थे, एक था चीन, एक था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और एक तजाकिस्तान, ठीक है ना, दोनों के और एक तजाकिस्तान, ठीक। यानी मध्य एशिया के 3, मध्य एशिया के कितने, 3, ठीक। और एक हमारा रूस और चाइना तो था ही, ठीक। कितने हुए, 5। एक्चुअल में क्या था, सबसे पहले USSR होता था, सोवियत संघ जिसको हम लोग कहते हैं। 91 में, ठीक है ना, वो उससे 5 मध्य एशिया वाले क्या हो गए, अलग हो गए। पहले ये पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना, क्लियर। ये आप लोग पढ़े होंगे भूगोल में, ठीक है ना, क्लियर। उधर हमारे कुछ बाल्टिक नेशंस भी अलग हुए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वो भी उसका पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 96 में पहले संघाई 5 हुआ करते थे, 96 में, ठीक। तो इनमें ये 5 थे। अब क्या हुआ कि इसकी स्थापना की गई 2001 में, उज्बेकिस्तान भी शामिल हुआ उसमें। जब स्थापना की गई, कब की गई, 2001 में,
ठीक है ना। और कौन शामिल हुआ? उज्बेकिस्तान। अब मध्य एशिया के कितने? 4 हो गए शामिल, ठीक है ना, क्लियर। केवल बाकी कौन रहा? तुर्क। याद रखिएगा, तुर्की लोग बस बाकी रह गए, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, क्लियर। वो सबसे अंत में। आगे आइए, 17 में भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गया, ठीक है ना, क्लियर। 17 में कौन? भारत और पाकिस्तान, इसी 17 में, 2017 में, ठीक है ना, क्लियर। अब देश कितने हो गए? 7। 23 में ईरान, 24 में बेलारूस, 23 में ईरान, 24 में बेलारूस शामिल हो गए। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? ठीक, 10 देश और 17 साझेदार देश हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य एशिया का कौन सा देश, और ज्यादातर पूछा ही जाता है, मध्य एशिया का कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है, तो तुर्कमेनिस्तान, ये याद रखिएगा। 4 हो गए, 4 जुड़ गए, एक रशिया हो गया, एक चाइना हो गया, 6। फिर भारत और पाकिस्तान 17 में जुड़ गए। 23 में कौन जुड़ गया? ईरान जुड़ गया। 24 में कौन जुड़ गया? बेलारूस जुड़ गया, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल कौन? 10 हो गए हमारे। अभी तक तुर्कमेनिस्तान नहीं जुड़ा है, तो मध्य एशिया का ही मेजर पार्ट है, और मध्य एशिया वाले ही नहीं, एक नहीं जुड़ा है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य एशिया का कौन सा देश संघाई कोऑपरेशन में नहीं जुड़ा है, तो कौन नहीं जुड़ा है? तुर्कमेनिस्तान, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, और 17 साझेदार, 10 सदस्य, 17 साझेदार। स्थापना कब? 2001। स्थापना कब? 2001, ठीक है ना, क्लियर, ये याद रखिएगा। हाँ, अब तो कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ आते हैं इस जगह, यहाँ दिया हुआ है आपकी क्या? मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है ना, मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है ये जानिए। जैसे प्रधानमंत्री द्वारा 79वें, ठीक है ना, 79th स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान घोषणा की, क्या? इजराइल की आयरन डोम प्रणाली, ठीक है ना, ये एक रक्षा प्रणाली है, आयरन डोम प्रणाली, ठीक है ना, क्लियर। ये ध्यान में रखिएगा कि ये आयरन डोम प्रणाली इस बार आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में पूछा था, ठीक है ना, पेपर उठा के देखिएगा, पूछा था कि आयरन डोम प्रणाली ये किसकी, ठीक है ना, किस देश की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है ना, इस बार के पीसीएस में पूछा गया है, ठीक, क्लियर। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, इसी वजह से इसको खास कर देखिएगा। इजराइल की आयरन डोम प्रणाली की तर्ज पर स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना, ठीक है ना, क्लियर। राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार। अब जैसे देखिए, स्वतंत्रता दिवस कब था? 15 अगस्त था। आपका पेपर हुआ है अक्टूबर में, 12 अक्टूबर को ना, पीसीएस का। 15 अगस्त मुश्किल से 1.5 महीना पहले, ठीक है ना भाई। 12 अक्टूबर से 12 सितंबर, 12 सितंबर से 15 अगस्त, आप समझ लीजिए 12 अगस्त, लगभग 2 महीना, मतलब 45 दिन 50 दिन पहले की ही न्यूज़ पूछा, ठीक है ना भाई। आखिर ये जब उन्होंने किया होगा सुदर्शन चक्र का और ये घोषणा की होगी, तो उस उद्देश्य के बारे में आया होगा। आयरन डोम प्रणाली उस समय चर्चा का विषय होगा। सेम चीज आपका किस में पूछ दिया? करंट में, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिए, ये सब चीजें इसी वजह से थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लिया जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, इजराइल की आयरन डोम प्रणाली की तर्ज पर स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना। फिर आइए, राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण करके भारत की निवारक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत करना, ठीक है ना। मतलब भारत की स्ट्रेटेजिक
जो भी पोटेंशियल है उसको क्या करना, इनहेंस करना। ठीक है ना। आगे आइए, यह भारत की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा होगा। ठीक है ना, क्लियर। लक्ष्य देखिए, लक्ष्य है दुश्मन की सैन्य घुसपैठ को निष्क्रिय करना और भारत की सैन्य क्षमता को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, सुरक्षा प्राथमिकता क्षेत्र, इसमें दिया हुआ है क्या कि रणनीतिक, नागरिक, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा जैसे अस्पताल, रेलवे, ठीक है ना, इन क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र माना गया है सुरक्षा के लिए। ठीक है ना, वो डोम प्रणाली जो विकसित करेंगे। ठीक, उसमें कौन, रणनीतिक, नागरिक और धार्मिक स्थलों जैसे भाई हमारा अस्पताल हो गया, रेलवे हो गया, एयर, ग्राउंड और समुद्र में राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच। ठीक है ना, क्लियर। इनके अलावा प्रमुख विशेषताएं जान लीजिए। समयावधि इस मिशन का, ठीक है ना, क्या है, 2035 तक पूर्ण होगा। ठीक है ना। दूसरा क्या है, प्रौद्योगिकी की बात कर लीजिए तो एकीकृत है यानी इंटीग्रेटेड है, बहुस्तरीय है यानी मल्टी लेयर्ड है, फिर उसके बाद एआई सक्षम है। ठीक है ना, एआई कैपेबल है, स्वदेशी है, और क्या है, मिसाइल रोधी रक्षा कवच है। ठीक है ना। यहाँ क्या है, उन्नत निगरानी, उन्नत निगरानी यानी क्या, सर्विलांस, सर्विलांस कहा जाता है, साइबर सुरक्षा। ठीक है ना, भौतिक अवसंरचना की सुरक्षा की एकीकृत योजना यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ठीक है ना, इन सबको मिला करके क्या, एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत कर दिया गया है इन खूबियों के साथ। ठीक है ना। फिर है हमारा गैर लाभकारी प्रभाव। ठीक, आतंकवादी हमलों और सैन्य खतरों के लिए एक व्यापक सुरक्षा कवच, संभावित दुश्मन के आक्रमण के खिलाफ निवारक प्रभाव, रक्षा आधुनिकीकरण में आत्मनिर्भरता को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ओवरऑल हम लोगों का ये जान लीजिएगा रिलेटेड है ये क्या, कि मिशन सुदर्शन चक्र पूछा जाएगा कि क्या है, तो ये भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है। किस पर आधारित है, आपकी इजराइल की आयरन डोम प्रणाली पे ये क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। कैसा, स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, वो ऊपर ही लिख दिया है। ठीक, कब तक विकसित किया जाएगा, 2035 तक। और कौन कौन सी प्रौद्योगिकी शामिल होगी, ये सब प्रौद्योगिकी शामिल है। ठीक है ना, क्लियर। निष्कर्ष क्या है कि भगवान कृष्ण के पौराणिक सुदर्शन चक्र, ठीक है ना, से प्रेरित और दुष्टों के संहार की प्रतिबद्धता से आवृत, ये ध्यान में रखिएगा। सुदर्शन चक्र नाम कहां से लिया गया, आपका भगवान कृष्ण से प्रेरित है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, वो दुष्टों का संहार कैसे करते थे, उसी सुदर्शन चक्र से करते थे। ठीक है ना, तो यहां भी ऐसे ही कुछ होगा। ठीक, आगे आइए, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है ना, ये भी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना का क्या किया गया, अनावरण किया गया। ठीक है ना, इनॉग्रेशन किया गया। उद्देश्य क्या है, समावेशी और टिकाऊ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। ठीक है ना, क्लियर। वो लक्ष्य क्या है, 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना। समझ में आया। यहाँ क्या है, इंक्लूसिव और ड्यूरेबल, इंक्लूसिव एंड ड्यूरेबल एम्प्लॉयमेंट को क्या करना, सृजित करना। ठीक है ना, सृजन करेंगे हम लोग, बढ़ावा देंगे सृजन को। सृजन का मतलब क्या है, उत्पन्न करना। ठीक है ना, 2 वर्षों में 3.5 करोड़। ठीक है ना, रोजगार सृजन है कितना, 2 वर्षों में 3.5 करोड़। तो ये विकसित भारत का लक्ष्य है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 2 वर्षों में 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ठीक, आगे आइए, फोकस, पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए विशेष ध्यान विनिर्माण क्षेत्र पर। ठीक है ना। दूसरा क्या, नोडल मंत्रालय कौन सा रहेगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ये याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि ये प्रोग्राम पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है ना, और वैसे हमारे देश के लिए विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है, 2047 तक। ठीक है ना, क्लियर, तब तक है। लेकिन यहाँ क्या है कि पीएम विकसित भारत रोजगार देना है। रोजगार कितना देना है, 3.5 वर्षों में कितना दे देना है, 2 वर्षों में। अच्छा, 2 वर्षों में 3.5 करोड़ देना है।
ठीक, बिल्कुल याद है आप लोग को। चलिए, तो 2 वर्षों में 3.5, यानी कब तक? अरे 2027 तक, यही ना कि 2028 मान लीजिए जब भी। चलिए, तो ओवरऑल क्या, और मंत्रालय कौन सा? चलिए, पूरा तो आप लोग को याद है। आगे प्रोत्साहन देखिए क्या दिया जाएगा। प्रोत्साहन, नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी रुपए 3000 प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? मतलब प्रति कर्मचारी पर माह कितना दिया जाएगा? आगे आइए, नए युवाओं को 15,000 तक की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है ना, क्लियर? आगे आइए, पात्र कर्मचारी 1 लाख रुपए प्रति माह तक वेतन वाले कर्मचारी, मतलब ये पात्र कर्मचारी है। ठीक है ना? मतलब सर लोन के रूप में दिया जाएगा कि ऐसे ही हैं? लोन के रूप में दिया जाएगा कि ऐसे ही प्रोत्साहन, मतलब प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा भाई। यहाँ लोन की बात तो कहीं दिया नहीं है इस तरह से, नहीं तो ठीक भाई 2 किस्तों में दी जाएगी। किस्त का मतलब क्या होता है कि भाई हम 2 किस्त में दे रहे हैं, 2 बारी में दे रहे हैं, स्कॉलरशिप टाइप का है। ठीक है ना, आगे आइए, अवधि क्या है? 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 तक लागू होगी। ठीक है ना, क्लियर? 15 अगस्त को ही तो किया था ना, 1 अगस्त कैसे आ गया? नहीं तो भाई 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई, लेकिन उससे पहले न्यूज़पेपर्स में क्या हो गया था? पब्लिश हो गया था। ठीक है ना, क्लियर? तो इसकी अवधि कब से मानी गई है? 1 अगस्त 2025 से, उससे पहले ही आ गया था। ठीक है ना, वो तो उन्होंने उसमें कह के ये कहा कि भाई आप लोग इसमें प्रतिभागिता करिए। ठीक, 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027 तक लागू है। और ये ध्यान में रखिए, प्रभाव और महत्व विनिर्माण क्षेत्र को क्या? बढ़ावा देना। ठीक है ना, बढ़ावा और बेरोजगारी दर में कमी ले आना, आर्थिक विकास को भी बढ़ावा। ओवरऑल आपको जानना ये है मेनली कि लक्ष्य कितना है? 2 वर्ष में 3.5 करोड़ नौकरी। दूसरा क्या? मंत्रालय, रोजगार श्रम मंत्रालय। अवधि जो 2 वर्ष की है वो कब से? 1 अगस्त 25 से लेकर के 31 जुलाई 27 तक। ठीक है ना, ये याद रखिएगा बस। ठीक, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, बस हो गया आपका। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा दिया है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। ये त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो खुला है, ये भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर? अगर देखा जाए तो जैसे कई जगह कई यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं। ठीक है ना, क्लियर? अभी आयुष विश्वविद्यालय खुला है गोरखपुर में, वन विश्वविद्यालय बन रहा है कहाँ? गोरखपुर में। ठीक है ना, ये सब विश्वविद्यालय है। ठीक, और जाहिर सी बात है ये प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय खुल रहा है। सहकारी यानी क्या? कोऑपरेटिव। सहकारी यानी कोऑपरेटिव। अभी सहकारिता मंत्रालय भी खुला है। ठीक है ना, क्लियर? तो ओवरऑल सहकारिता क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहाँ क्या है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय है। ठीक, गुजरात के आणंद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा इसे खोला गया। ठीक है ना, अब यहाँ क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है। इसका नामकरण अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल के नाम पर है। वहाँ अगर देखा जाए अमूल क्या था? यह सहकारी क्षेत्र का बहुत बड़ा उपक्रम था। ठीक है ना, सहकारी क्षेत्र का। ठीक है ना, जो सहकारिता एक्चुअल में मानी जाती है कि यहाँ से, तो आपका अमूल ने उसको प्रूव किया है। आगे आइए, उसको उन्हीं के संस्थापक त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। उद्देश्य क्या है? सहकारी प्रबंधन यानी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, वित्त, कानून जैसे क्षेत्रों में विशेष शिक्षा, ठीक, प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को क्या करना? मजबूत करना। ठीक है ना, प्रशिक्षण लक्ष्य रखा गया है। ये आपको याद होना चाहिए कि 5 वर्षों में 20 लाख से अधिक पेशेवरों को क्या करेंगे? प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है ना,
5 वर्षों में कितना? 20 लाख। 5 वर्ष में 20 लाख, यानी 1 वर्ष में 4 लाख तो लोग आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, ऑन एवरेज अगर देखा जाए। इसमें देखिए मुख्य फोकस क्षेत्र कौन है? सहकारी प्रबंधन, लेखांकन और वित्त, विपणन, ग्रामीण विकास, सहकारी कानून। संविधान में प्रावधान कहाँ दिया गया है भाई? 19(1)(c) में संशोधित करके सहकारी समितियां बनाने का मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा सहकारी समितियां जो है, ठीक, हमारे मूल अधिकार में भी है। फिर आइए 43B यानी DPSP में भी है, ठीक है ना। क्या? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का है कि नहीं है, ठीक। तो ओवरऑल आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक, क्लियर। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक है 19(1)(c) और एक है 43B आर्टिकल्स, ठीक। अब आ जाइए, यहाँ एक न्यूज है, क्या? चिनाब रेल ब्रिज, ठीक है ना। चिनाब नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है, रेल ब्रिज, ठीक है ना, क्लियर। ये जून 2025 में, ठीक, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया और ये एक आर्च ब्रिज है, आर्च ब्रिज, ठीक है ना, आर्च ब्रिज, ठीक है ना। ये आर्च ब्रिज है, इसका नाम अंजी खाद है, अंजी खाद ही होगा, दिया होगा अंजी खाद। ठीक है ना, चिनाब रेल ब्रिज, ठीक है ना, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, ठीक। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। निर्माण डिजाइन कौन किया है? IISc कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है ना। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है ना, क्लियर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है? बेंगलुरु में। उसकी वैज्ञानिक माधवी लता की प्रमुख भूमिका रही। IIT दिल्ली और IIT रुड़की के विशेषज्ञ रहे थे। जैसे रुड़की के विशेषज्ञ रहे थे भूकंप रोधी बनाने के लिए, हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, तो अभी इसमें केवल ऐसे ही दे दिया गया है। हालांकि अब बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं रह गया, आपको केवल नाम ही याद रखना है। क्या? चिनाब रेल ब्रिज। एक्चुअल में क्या है कि अंजी खाद पुल है, नाम अंजी खाद है। अंजी रिवर है, एक सहायक रिवर है जिसकी चिनाब किया जाती है, ठीक है ना, अंजी खाद। तो उसी के नाम पे अंजी खाद रेलवे ब्रिज, आर्क ब्रिज है ये, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल एकदम इस तरह से बनाया गया है ओवरऑल। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, ठीक। यहाँ क्या है, ऊंचाई नदी तल से इतनी है, एफिल टावर से भी क्या है, ये 35 मीटर ऊंचा है। इसी वजह से विश्व का सबसे ऊंचा है आर्च ब्रिज, ठीक है ना, क्लियर। एफिल टावर से भी ऊंचा, ठीक। आगे है भाई, कम से कम जो सबसे ऊंची चीज रहती है उसकी ऊंचाई तो आप लोग को याद रहना चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। जैसे अटल टनल था, तो अटल टनल का 9.2 किलोमीटर का वो था, ठीक है ना। तो वो 9.2 हमेशा पूछा जाता था, 9.2 अभी तक रहता है, समझ रहे हैं। तो इसको भी एकदम रट लीजिए कि जो चीज़ ऊंचाई वाली रहती है, खासकर यूपी PCS वाले क्या करते हैं कि फैक्ट ज़्यादा दे देते हैं, ठीक। तो ऊंचा है तो कम से कम ऊंचाई तो याद रखिए, ठीक, क्लियर। कितना है? 359 मीटर ऊपर, ठीक है ना। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। अब इसमें आइए लंबाई, इसकी इतनी लंबाई बहुत ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि ऊंचाई की बात की है तो ऊंचाई आपको याद रखनी चाहिए। मुख्य मेहराब की ये सब छोड़ दीजिए, ठीक। अब है ट्रेन की गति और जीवन काल। ये भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलेगी और 120 साल तक के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। विस्फोट रोधी है, ठीक है ना। तापमान सहनशीलता है। अनुमानित लागत इतना है। महत्व यह पुल कश्मीर को पूरे भारत से साल भर रेल कनेक्टिविटी क्या करेगा, प्रदान करेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए एक न्यूज़ ये है जिसका नाम है निसार, नासा इसरो, ठीक है ना। क्या नाम है? हाँ, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार,
एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, ठीक है ना। और SAR का मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार। टोटल आपका क्या हो गया? निसार, ये एब्रीविएशन हो गया, ठीक। आगे आइए, विकास किसका? नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, कंबाइंड फॉर्म में किया गया है, ठीक। मिशन का प्रकार क्या है? पृथ्वी अवलोकन मिशन है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी। कैसा है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन, ठीक। उसके अलावा आइए, प्रक्षेपण स्थान क्या है? श्रीहरिकोटा द्वारा से, मतलब इसरो द्वारा प्रक्षेपित है श्रीहरिकोटा से, ठीक है ना। प्रक्षेपण यान कौन? GSLV F-16। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये याद, यही पूछा जाता है, ठीक है ना, कि किससे छोड़ा गया, प्रक्षेपित किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है ना। तो किससे किया गया? आपका GSLV F-16 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, इसको निसार को, ठीक है ना, क्लियर। और ये कैसा है? अर्थ अवलोकन यानी पृथ्वी अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना, मिशन के तहत है, मतलब पृथ्वी का अवलोकन करेगा वो, ठीक है ना। सैटेलाइट उसको डाल दिया गया। आगे आइए, धरती की सतह पर होने वाले सूक्ष्म और धीमे बदलावों की निगरानी करना, ठीक। मिशन के घटक कौन है? L बैंड SAR नासा द्वारा विकसित किया गया, ठीक है ना। L बैंड SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार, अभी तो पढ़े हैं नहीं सार में, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये L बैंड, ये नासा द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। इसका काम होगा कि जैविक भार और भूमि परिवर्तनों के अध्ययन के लिए क्या है? उपयोगी है। लेकिन S बैंड इसका बनाया है, S बैंड SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसरो द्वारा बनाया गया। तो याद रखिएगा, N के साथ L और I के साथ S, ठीक है ना, क्लियर, विकसित है। ये क्या करेगा? ये फसलों, आर्द्र भूमियों और सतही विशेषताओं की निगरानी के लिए उपयुक्त है। इसमें क्या था कि भाई भूमि में जो परिवर्तन हो रहे हैं, मान लीजिए कुछ परिवर्तन हुआ, या जैविक भार, उस सब से रिलेट कर रहा है। एक क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर फील्ड देख रहा है, एग्रीकल्चर फसलों को देख लिया, वेटलैंड्स को देख लिया, उसमें तो कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, मतलब वो ऑब्जर्वेशन, ओवरऑल पृथ्वी पे जो जो घटनाएं घट रही हैं उन सब को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं निसार के थ्रू, ठीक है ना, क्लियर। हमारा L बैंड किसके थ्रू? नासा के थ्रू, और S बैंड इसरो के थ्रू बना है, ठीक। और सिंथेटिक अपर्चर रडार तो है। आगे आइए, मिशन की प्रमुख विशेषताएं, ऑल वेदर क्षमताएं, बादल बारिश जैसी स्थितियों में भी डाटा एकत्र करने में क्या है? सक्षम। अब आगे आ जाइए, अगला दिया हुआ है, अगला तो यही है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि ये मिशन कितने दिन का है? 5 वर्ष का है। और भारत अमेरिका अंतरिक्ष संबंध में क्या होगी? मजबूती रहेगी। भाई भारत अमेरिका संबंध पूछ ले तो उसमें भी आप ये क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं निसार के बारे में, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपको पता हो गया। अगला आ जाइए, चिनाब रेलवे ब्रिज हो ही गया है। अब आ जाइए, हमारा कौन सा सम्मेलन बचा? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की प्रथम आम सभा हुई है, ठीक है ना। ये भारत द्वारा प्रेरित संस्था है, ठीक है ना। क्या? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, IBCA, ठीक है ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। स्थान कहाँ हुआ? नई दिल्ली में आम सभा हुई, ठीक है ना। अध्यक्ष भूपेंद्र यादव रहे, पर्यावरण मिनिस्टर, ठीक है ना, क्लियर, याद आ रहा है, ठीक। उसके बाद प्रथम महानिदेशक SP यादव इसके रहे हैं, ठीक, क्लियर। ओवरऑल आप अध्यक्ष याद रखिएगा। आगे आइए, उद्देश्य जान लीजिए। उद्देश्य हमारा क्या है? उद्देश्य है अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकना, ठीक है ना। जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो रही है उसको क्या करना? रोकना है। प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, ठीक है ना। नेचुरल जो आपके रहन हैबिटेट है उसको क्या करना? उसको संरक्षित करना, कंजर्व करना। बिग कैट पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। बिग कैट्स में एनिमल्स हैं, मतलब शेर की प्रजातियां हैं, उन्हीं को बिग कैट्स कहते हैं, ठीक है ना। 8 प्रकार है उसके,
ठीक है ना, वो सारे आते हैं, जैसे तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, ठीक है ना, जगुआर हो गया, ये सब हो, प्यूमा हो गया, ये सब उसमें आते हैं, ये बड़ी बिल्लियां हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जान लीजिए, स्थापना हुई मार्च 2024 में, इसके बारे में जान लीजिए, आने वाले वर्षों में हमेशा पेपर में आएगा, ठीक है ना, क्लियर, कि मार्च 2024 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है? भारत में है। भारत के नेतृत्व में बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए क्या है? समर्पित। अब देखिए कौन कौन है, ये बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, तेंदुआ और हिम तेंदुआ 2 हो गए, ठीक, बाघ शेर 4 हो गए, चीता जगुआर प्यूमा हो गए, ठीक है ना, 7 है, ठीक है ना, क्लियर। अब भारत में प्यूमा और जगुआर नहीं पाए जाते हैं, कहाँ है ये प्यूमा जगुआर? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका पढ़े हैं ना, साउथ अमेरिका में प्यूमा और जगुआर्स हैं, ठीक है ना, क्लियर, वहाँ की प्रजातियां मानी जाती हैं भाई। आप देखिएगा जब अगर भूगोल में पढ़े होंगे तो साउथ अमेरिका में उस चैप्टर में आप लोग प्यूमा और जगुआर पढ़े होंगे, ठीक है ना, क्लियर, तो उसी में है प्यूमा और जगुआर। आगे आइए, सदस्य देश बांग्लादेश, मिस्र, इक्वाडोर, कीनिया, मलेशिया, आर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, इथोपिया, गिनी, भारत, नेपाल, लाइबेरिया, निकारागुआ, रूस, सोमालिया, सूरीनाम, अंगोला। ओवरऑल आपको देश एक नज़र देख लेना है, याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, आई थिंक। लेकिन बिग कैट्स में कौन कौन आ रहा है, कौन 7 हैं, उसे याद रखिएगा। आप ये याद रखिएगा कि स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? मार्च 2024 में। मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। और इसकी पहली आम सभा कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन रहे हैं? भूपेंद्र यादव रहे। बस इतना याद रखो, ठीक है ना, क्लियर। बाकी सब दुनियादारी। आगे आइए, नाटो शिखर सम्मेलन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो है, ठीक है ना। शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 का, कहाँ हुआ है? इसके 32 सदस्य देश हैं, ये याद रखिएगा। कितने सदस्य देश हैं? 32 मेंबर्स हैं। नीदरलैंड द हेग में आयोजित हुआ है, वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ, ठीक है ना, क्लियर, द हेग नीदरलैंड, ठीक, वहाँ हुआ है। नीदरलैंड में पहली बार आयोजन हुआ है और महासचिव मार्क रूट, ये डच प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, मतलब डच प्रधानमंत्री का मतलब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, नीदरलैंड डच ही है, ठीक है ना, क्लियर। और कार्यकाल की शुरुआत विशेष अतिथि जेलेंस्की रहे थे, कौन? यूक्रेनी राष्ट्रपति, ठीक है ना, क्लियर। आइए देख लेते हैं खर्चा, रक्षा खर्चा का नया लक्ष्य GDP का 5%, ठीक है ना। सभी सदस्य देशों ने रक्षा तथा सुरक्षा के लिए GDP का 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई। 3.5% सैन्य हथियार खर्च, ये सब आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये सब मेन सोर्स के लिए पढ़िएगा। अभी बस इतना पढ़िएगा कि कहाँ हुआ? द हेग में। कहाँ हुआ? द हेग में। और कौन इसका वो है? ठीक, जेलेंस्की, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, सामूहिक सुरक्षा की पुष्टि, अनुच्छेद 5, ठीक है ना, अनुच्छेद 5 के तहत आते हैं सामूहिक सुरक्षा की पुष्टि। नाटो के संविधान वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 को फिर से स्पष्ट किया गया, ठीक है ना, क्लियर, जिसमें एक पर हमला, सभी पर हमला को क्या किया गया? दोहराया गया, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को आना चाहिए ओवरऑल। इसके अलावा जो है यूक्रेन को समर्थन दिया ही गया है, जाहिर सी बात है, नाटो के सदस्य अमेरिका से प्रेरित रहते हैं और रशिया के विरोध में रहते हैं, जाहिर सी बात है, तो यूक्रेन को क्या किया जाएगा? ठीक, समर्थन दिया ही जाएगा उसमें। और फिर अन्य मुद्दे कौन कौन रहे? ईरान इजराइल संघर्ष, साइबर और आंतरिक सुरक्षा, ये सब चुनौतियां। वही स्पेन द्वारा GDP के 5% निर्णय का विरोध किया गया, इसमें ये याद रखिएगा पॉइंट। सहमति, आम सहमति किस पे बनी थी? GDP का 5%, ठीक है ना, लेकिन स्पेन ने इसका क्या किया था? विरोध किया, ठीक। और इसके बाद आ जाइए कि यहाँ क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं 49वें
यानी 1949 4 अप्रैल की स्थापना हुई। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और ये नाटो कैसा संगठन है? एक सैन्य गठबंधन वाला संगठन है। और नवीनतम 32वां सदस्य कौन हुआ है? स्वीडन हुआ है 2024 में। ठीक है ना? ये तो कम से कम याद रखिएगा कि 32वां कौन? 32वां कौन? आपका स्वीडन। ये याद रखिए, बस इतना याद है, बहुत याद है। ठीक, अब आगे ये 51वां G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है ना? 51वां G7 शिखर सम्मेलन। हम लोग G20 पढ़े थे, ठीक है ना? G20 और G20 के बाद जैसे G20 कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में, फर्स्ट टाइम अफ्रीकी कंटिनेंट में हुआ था। यही तो पढ़े थे। ठीक, G20, ठीक। और COP30 बेलिम अमेजोनिया वहाँ हुआ था। और G7 जो है वो कहाँ हो रहा है? कनानासिकस, अल्बर्टा, कनाडा में। ठीक है ना? में दूसरी बार ये आयोजित हो रहा है। ये एक बार हो चुका है, लेकिन फिलहाल में याद रखिएगा अल्बर्टा, कनानासिकस और कहाँ? कनाडा में। ठीक। अध्यक्ष मार्क कार्नी, ये प्रधानमंत्री है वहाँ के। विशेष अतिथि नरेंद्र मोदी जी थे, हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक। एजेंडा क्या रहा? इजराइल ईरान युद्ध बहुत ज़्यादा, ये सब पढ़ना नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक। कहाँ हुआ ये अभी याद रखिए, सिंपल वे में। ठीक है ना? जो करंट आधारित है, जो पूछे जाते हैं वो मुद्दे दिख जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि बाकी सब गाथा लिखा रहता है। ठीक है ना? गाथा लिखा रहता है। कभी कभी बहुत किस्मत खराब रहती है, तभी ऊट पटांग क्वेश्चंस आ जाते हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल सिंपल करंट में पूछे जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, चाहे वो PCS हो, चाहे वो IS भी हो। ठीक है ना? मुद्दों को लेकर के पूछ देते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना? थोड़ा एनालिटिकल पूछ देते हैं IS में, UPSC में। तो चूंकि आप मेंस को अगर शुरू से ले करके चलते हैं IS की तर्ज पर, क्योंकि मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद समय बचता नहीं है। ठीक है ना? तो अगर मेंस भी लिख रहे हैं आप, तो प्रॉपर उतना करंट अफेयर्स भी हो जाता है। क्योंकि भाई इम्प्लीमेंट करना ही है, अपने नोट्स को अपडेट अगर करना है तो कैसे अपडेट करेंगे आप? करंट के आधार पे करेंगे। ठीक है ना? तो करंट उतने एनालिटिकल पोर्शंस आपके तैयार रहते हैं, जिसके आधार पर आप क्या कर लो? प्रीलिम्स निकल जाएगा। ये चीज़ है। लेकिन अगर हम UPPSC की बात कर रहे हैं, तो UPPSC में ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ऊपर सतही ज्ञान पूछे जाते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं। हाँ, कठिन करने के लिए बस यही करते हैं कि उसके 2-3 फैक्ट पूछ देते हैं। ठीक है ना? और फैक्ट में कभी कभी इतिहास पे चले जाते हैं, और इतिहास में ऐसा कुछ नहीं। इतिहास में बस यही कि स्थापना कब हुई थी, ये इनका इतिहास रहता है। बहुत ज़्यादा नहीं डेप्थ में जाते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके GK में आ जाता है, स्टैटिक GK का पार्ट है, इतना आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे आइए। आर्थिक पर्यावरणीय मुद्दे हैं, इन सबको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कई मुद्दे हैं G7 के बारे में, हाँ थोड़ा सा इतिहास जान ही लीजिए। एक विकसित देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। पहले रशिया भी इसमें था, G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया क्या हो गया? हट गया, अब G7 हो गया। ठीक। 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वॉलेरी जेस्कार्ड डी अस्ते द्वारा गठित किया गया था। ठीक है ना? फ्रांस के राष्ट्रपति थे वॉलेरी जेस्कार्ड। ठीक। अब G6 के रूप में प्रथम बैठक हुई थी, पहले 6 कंट्रीज शामिल थे। ठीक है ना? 76 में कनाडा और 98 में रूस शामिल हुआ। सबसे आखिरी में रूस शामिल हुआ। ठीक है ना? और रूस ही जो है निकल भी गया। कब निकला? 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद। ठीक है ना? भाई रूस की विस्तारवादी नीति किसी को पसंद नहीं आई। ठीक। फाइनली उसको निकल जाना पड़ा। ठीक है ना? बाकी जितने विकसित देश हैं 7, तो वो 7 विकसित देश इसमें आ जाते हैं। ये सदस्य हैं, ये सभी विकसित देश हैं। एक हमारा अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, इटली है, जर्मनी है और फ्रांस। इनको हम लोग विकसित मानते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो ये सभी विकसित देश हैं। और एक रशिया भी था, लेकिन रशिया को हमने 2014 में निकाल दिया। ठीक है ना? क्लियर? तो ओवरऑल ये जानिएगा। ठीक। तो इस बार कहाँ हुआ है? कनाडा, अल्बर्टा प्रांत में। ठीक। अब आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर आप लोग चिर परिचित हैं, पहलगाम हमला। ठीक है ना? डेट याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था। ये डेट कभी कभी पूछ लेते हैं।
ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होती हैं ये डेट्स। ठीक, 26 लोगों की मौत हुई 30 अप्रैल को पाकिस्तान ने विमान में ये छोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ ओवरऑल ऑपरेशन की शुरुआत, ऑपरेशन नेवी, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं, आपको याद रखना है बस कि ऑपरेशन सिंदूर संबंधित है किससे। ठीक, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते हैं। ठीक, आगे आइए, इसमें जो आतंकवादी संगठन था वो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आते हैं। एक हमारा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, TRF, ठीक है ना, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ठीक है ना, क्लियर, TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ठीक, जैसे आतंकवादी समूहों ने 9 ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया और ध्वस्त करना, तो मतलब इनके लिए ही ऑपरेशन वो चलाया गया था, क्योंकि इसको जो लिया था कि जिम्मेदारी लेना होता है कि यस ये पहलगाम हमला हमने किया था, तो वो जिम्मेदारी किसने ली थी, TRF ने ली थी, द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी। ठीक है ना, इस वजह से TRF चर्चा में रहा है। इससे पहले लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे, ठीक है ना, लेकिन इस बार पहलगाम हमला में जिसने मतलब जिम्मेदारी ली थी कि यस ये हमला मेरे द्वारा किया गया, वो कौन था, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ठीक है ना, TRF, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हथियार स्कैल्प और हैमर क्रूज मिसाइल, कामिकेज ड्रोन हैमर मिसाइल और राफेल जेट, ठीक है ना, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 मिसाइल और आकाश मिसाइल, ठीक है ना। S-400 जो था ये बड़ा कारगर था क्योंकि ये डिफेंडर मिसाइल था, ठीक है ना, सुरक्षा कवच का काम कर रहा था, जितने भी उधर से आ रहे थे, आक्रमण हो रहे थे, वो उसको क्या कर रहा था, डिफेंड कर रहा था, ठीक है ना, क्लियर। बाकी आप लोग ब्रह्मोस जान ही रहे हैं, आकाश जान ही रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करता सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, ठीक है ना। और यहाँ जो है भारतीय सशस्त्र सेना, थल, नौ और वायु सेना का समन्वित ऑपरेशन था। ये सब फैक्ट बनते हैं एग्जाम में, जैसे 2-3 लाइनें पुराना जैसे जैसे होता है तो वो सिंपल फैक्ट्स देने लगते हैं और लोगों को उलझाने लगते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको दे दिया जाए तो 3-4 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। पहले ये हमला कब हुआ, 22 अप्रैल पहलगाम में। ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसने ली, द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली, ठीक है ना, क्लियर। दूसरी चीज ये कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर में ये बताना था कि ये तीनों सेनाएं इन्वॉल्व थी कि केवल थल और नभ। आदमी जनरली देखेगा कि पाकिस्तान यार उधर तो है नहीं, तो कहाँ है, जल का काम कहाँ से आ गया, ठीक है ना, तो आदमी दिमाग लगाने लगता है, लेकिन यहाँ तीनों का समन्वित रूप था, ठीक है ना। आपको फंसा देगा, अगर दे देगा क्वेश्चन में, वाकई में आप कंफ्यूज कर जाओगे, है तो सिंपल चीज, लेकिन वहाँ क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर करना है, ठीक है ना। और नेतृत्वकर्ता कौन थी, ये, ठीक है ना, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकी ठिकाने क्या हो गए, तबाह हो गए, ये सब नहीं पूछा जाना है बहुत ज़्यादा कि कितना तबाह हुआ, क्या हुआ। हालांकि ये मेन सोर्स में आपके काम आता है, ठीक है ना। मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड करके पूछ ले, ठीक, तो वो आपको करना ही रहेगा। अब आ जाइए एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है ना, एक्सियोम 4 मिशन, ये क्या है, एक्सियोम जान लीजिए। एक्सियोम 4 मिशन को 25 जून 2025 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है, ठीक है ना, क्लियर। लॉन्च व्हीकल कौन है, स्पेस एक्स का फाल्कन 9, ठीक है ना, स्पेस एक्स जान रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, उसका फाल्कन 9 रॉकेट। मिशन की समयावधि प्रक्षेपण से 14 दिन तक थी। मिशन की जो अवधि थी वो प्रक्षेपण से कितनी थी, 14 दिन तक थी, ठीक है ना, क्लियर। और प्रक्षेपण स्थल की अगर बात कर लें तो अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाते हैं मिशन में शामिल चालक दल। इसमें क्या थे चालक दलों में, अगर देखा जाए तो आपको यहाँ
शुभांशु शुक्ला दिख रहे हैं, ठीक, सबको याद रहेगा कि एक्सियोम मिशन इन्हीं के थ्रू हुआ, ये गए थे, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जो चीज़ सबको याद रहती है वो नहीं पूछते, आपको इनके साथ वालों का नाम याद होना चाहिए। पीसीएस में ऐसे ही भटकाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये याद होना चाहिए क्या, पैगी विल्सन अमेरिका की, ठीक है ना, उज़नास्की विस्नेवस्की ये आपका पोलैंड, और टिबोर काबू, ठीक है ना, टिबोर काबू कहाँ के, हंगरी, ठीक है ना। तो ये सारे मिशन में चालक दल में शामिल थे, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था, माइक्रोग्रेविटी में हमारा क्या, जैव प्रौद्योगिकी, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा संबंधी अनुसंधान करना, ठीक है ना, इन सब के बारे में। अब आ जाते हैं महत्व की बात कर लें तो गगनयान मिशन, भारत के लिए मिशन का महत्व क्या है। गगनयान मिशन जो 2027 माना गया है, ठीक है ना, के लिए भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को क्या करना, मजबूत करना, ये एक्सियोम मिशन का उद्देश्य, ठीक। उसमें आ जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक, यहां दिया हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, कितना, 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से, ठीक है ना, एक कृत्रिम उपग्रह है जहां आपके रहने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। आगे आइए, आईएसएस के प्रमुख साझेदार ये रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा वो नहीं, इसमें ये याद रखिएगा कि जैसे पहला हिस्सा वर्ष 1998 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। शुभांशु शुक्ला के बारे में जानिए, ठीक, कि इन्होंने पायलट के रूप में कार्य किया और कई माइक्रोग्रेविटी प्रयोग किए और भारत के भावी गगनयान मिशन के लिए बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। तो एक्सियोम मिशन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मेन इसमें सबसे बड़ी चीज यही है, क्या, एक्सियोम मिशन कब लॉन्च किया गया, डेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि कोई भी ऐसा मिशन अगर लॉन्च किया जाता है, जैसे गगनयान हो गया, आदित्य मिशन हो गया, ठीक है ना, एक्सियोम हो गया, ठीक, तो ये जिसमें भारत का कोई शामिल है तो उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें डेट भी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा क्या है कि शुभांशु शुक्ला के साथ जाने वाले कौन कौन लोग थे, ठीक है ना, वो नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे पैगी विल्सन थी, काबू थे, ठीक है ना, तो ये लोगों का नाम याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा ये समयावधि कितनी थी, आपका 14 दिनों तक, ठीक, क्लियर। तो ये सब आपका याद होना चाहिए मेन, और बाकी बहुत ज़्यादा वो नहीं कहा जा सकता है। आगे आइए, ट्रैकोमा उन्मूलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस बार का, ठीक है ना, कि सबका जैसे निर्धारित लक्ष्य दिया जाता है कि इतने से इतने तक हम लोग इसका उन्मूलन कर देंगे। उन्मूलन का मतलब क्या, इरेडिकेशन कर देंगे, ठीक है ना, इरेडिकेट कर देंगे, ठीक, हटा देंगे। यहाँ क्या है, अर्थात ये भारत को क्या दिया गया है, WHO का प्रमाण पत्र दिया गया है इरेडिकेशन का, ट्रैकोमा के, ठीक है ना। आगे आइए, 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया कि भारत से ट्रैकोमा खत्म हो गया, ठीक है ना, क्लियर। प्राप्तकर्ता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसने प्राप्त किया है। फिर आइए, ये क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, नेपाल और म्यांमार के बाद, अगर दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जाए तो हमारा कौन, म्यांमार और नेपाल के बाद ट्रैकोमा को खत्म करने वाला ये तीसरा देश है, ठीक है ना, ये तीसरा देश है। और भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया वर्ष 2017 में भारत को संक्रामक ट्रैकोमा रोग से मुक्त घोषित। 2019 से 24 में सभी जिलों में ट्रैकोमा के मामलों की निगरानी की गई और अक्टूबर 2024 में ट्रैकोमा को भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त घोषित, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, ट्रैकोमा ये जो है ये कैसी बीमारी है, ये सबसे पहले जानिएगा कि आंख की बीमारी है, यानी प्रभावित अंग अगर देखा जाए तो प्रभावित अंग क्या है, आंख। और अगर वैसे देखा जाए परजीवी के रूप में तो कौन इसमें शामिल है, बैक्टीरिया,
ये बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल। जैसे कई इम्तहान में फंसाने के लिए देते हैं, जैसे ब्रेन की दो बीमारियां हैं, एक है आपकी इंसेफ्लाइटिस और एक है आपकी मेनिंजाइटिस। दोनों में आइटिस आइटिस लगा है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन किससे होता है वहां लोग फंस जाते हैं। मेनिंजाइटिस किससे होता है और एंसेफ्लाइटिस किससे होता है? बताइए भाई, पढ़े हैं आप लोग? हैं? इंसेफ्लाइटिस किससे होता है? वायरस से। मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से होता है? हाँ, सही बता रही है। मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया से होता है और इंसेफ्लाइटिस किससे होता है? हमारा वायरस से होता है, ठीक है ना। इंसेफ्लाइटिस का मतलब ही हो जाता है, जैसे इंसेफ्लाइटिस जो बना है नाम, वो किससे बना है? वो आपका बना है इंसिफेलस से। इंसिफेलस का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है ना। इंसेफ्लॉन बोलते हैं इंसिफेलस से ही इंसेफ्लॉन बना है, ठीक है ना। रोम्बेनसिफ्लॉन, ठीक है ना, ये सब पढ़े होंगे। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है ना। तो ये सब ब्रेन, क्या ब्रेन यानी इंसिफेलस से इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क जो है, ठीक है ना। तो नाम वो पड़ा है, वायरस प्रभावित करता है। हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश में एक योजना चलती थी 10 तक, ठीक है ना, 10 तक योजना। ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस को खत्म करने से था। पूछा गया कई बार एग्जाम्स में, आपके पूछा गया यूपी स्पेशल में कि भाई ये बताओ कि 10 तक योजना का संबंध किससे है? टू इरेडिकेट द जापानीज इंसेफ्लाइटिस इन पूर्वांचल रीजन। पूर्वांचल में ही ये ज़्यादा वो है, खासकर गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, इवन बस्ती भी है उसमें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंसेफ्लाइटिस में आ जाती हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक। ट्रैकोमा किससे है? आँख से। ग्लूकोमा किससे है? आँख से, ठीक है ना। तो जितने माँ वाली हैं, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, ठीक है ना, ये सब किससे रिलेटेड है? आँख से रिलेटेड है, ठीक। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रभावित अंग। तो इसमें कारक कौन है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, ठीक है ना, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि ट्रैकोमा मुक्त किया गया है भारत। इंपॉर्टेंट यही बनता है कि अभी हाल ही में भारत को WHO ने किस बीमारी से मुक्त प्रमाण पत्र दिया है। तो आप क्या याद रखोगे? ट्रैकोमा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा क्या? भारत पूर्वानुमान प्रणाली, यानी भारत फोरकास्टिंग सिस्टम की बात कर लें तो ये विकास किया है किसने? विकास किया है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM ने, ठीक है ना, IITM ने किया है। पुणे महाराष्ट्र के अर्का सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है ना, क्लियर। उद्देश्य क्या है? मौसमी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी। पूर्वानुमान का 12 किलोमीटर से कम कर 6 किलोमीटर तय किया गया। और मेनली ओवरऑल आप ये जान लो कि मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का मतलब क्या है कि फोरकास्ट हम लोग कर रहे हैं। इसमें मेनली आपको यही जानना है कि विकसित किसके द्वारा किया गया है, ठीक है ना। बाकी सब तो टेक्नोलॉजी है, ये आपके साइंस टेक के पेपर में आ जाएगा या आपके ज्योग्राफी में भी शामिल हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। यानी आपके पेपर 1 में भी और पेपर 3 में मेंस में शामिल हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको प्री के लिए विकासकर्ता के नाम याद होने चाहिए। उद्देश्य क्या है? वही फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आ जाइए क्या? उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है जो हम लोग देख सकें, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है? एक और है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज आप लोग जान रहे हैं, पंबन कहाँ है? तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप के पास है। मुख्य भूमि मंडपम से जोड़ता है। भारतीय इंजीनियरिंग का एक ऐतिहासिक और वर्तमान उपलब्धि है, ठीक है ना।
इसे चूंकि प्रधानमंत्री ने वो किया था, उद्घाटित किया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन ये क्या है, ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। कहाँ है? पाक चेरडब्रू मध्य पर, ठीक है ना, पाक स्ट्रेट, ठीक है ना, और रामेश्वरम द्वीप को मंडपम से जोड़ता है। ठीक है ना। क्लियर। लंबाई याद कर लीजिएगा, लंबाई इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऊंचाई की बात होती है तो ऊंचाई पूछा जाता है, लंबाई है तो लंबाई पूछा जाता है, जो रिसेंट में होती है। ठीक है ना, क्योंकि यूपीपीसीएस फैक्ट्स ज्यादा पूछता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए, निर्माण किसने किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है ना। क्लियर। तो ये सब इसे पढ़िएगा, ये सब पूछे जाने वाली चीजें हैं, बाकी कल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना। ओके, इसको कर दीजिए।